ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप लोग। चलो, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था क्या, हीमोग्लोबिन के बारे में। एंड होप सो आप सारा रिवीजन करके आए हो, पक्का ना। नहीं तो एक काम करो, अभी वीडियो बंद करो पहले, और जो मैंने पिछला क्लास जो पढ़ाया था ना, वो एक बार फटाफट सारा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मैंने उसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाया था, एक मैंने ग्राफ बनाया था, याद है आपको। तो हम लोगों ने यहाँ पे एडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ बनाया था, जो कैसा बना था, सिग्मोइड, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला ग्राफ हमने बनाया था फीटल हीमोग्लोबिन का, जो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब वो इधर ही होता है। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे डायग्राम बनाया था मायोग्लोबिन का। तो मायोग्लोबिन जो होता है वो कैसा बनाता है, पैराबोला। कौन, हाइपरबोला, हाइपरबोला ग्राफ बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पे कुछ P50 के बारे में बात की थी। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ये 50% कब सैचुरेट होता है, ये 50% सैचुरेट होता है 25 mmHg पे, जो शायद मैंने लास्ट क्लास में 27 लिख दिया था, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 mmHg। तो 25 का डबल करोगे तो 50। तो 25 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन कितना, 50% कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमने फिर P50 के बारे में बात की थी, P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेयर 50% ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, P50 वैल्यू। और P50 वैल्यू हमने बोला था कि इसमें से ज्यादा किसका होता है और कम किसका होता है। P50 का ज्यादा होना खराब चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे वो 50% सैचुरेट होगा, तभी तो P50 ज्यादा हो गया ना। तो हमने बोला था कि इसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या, P50 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिनिटी का। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने P50 लिखा था हीमोग्लोबिन फीटस का, और एक हमने P50 लिखा था हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट। तो इसमें से ज्यादा किसका होगा, एडल्ट का P50 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो की, फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली बाइंड होगा। और ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, बट ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है, वो भी कितना, 200 टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा आता है ना। तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली फास्टर बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। इतना क्लियर हो गया। और वो इरिवर्सिबली बाइंड होगा, तो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है। और मैंने आपको एक अहमदाबाद का केस बताया था, जहां पे पानी के अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट, स्पेशली इसके अंदर कौन होता है, नाइट्राइट होता है। तो ये नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके क्या बनाता था, बोलो, मैथ ग्लोबिन। तो मैथ ग्लोबिन, मैथेनोग्लोबिन। और ये मैथेनो हीमोग्लोबिन जो है ये बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, लाइक सेम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह। तो उसकी वजह से जो बेबी होता है वो ब्लू हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी थी कि हम लोग कभी डाइव करने गए हैं, नहीं गए ना। चलो, कभी फ्यूचर में आप लोग जाओगे, तो जब भी हम लोग सी डाइव करने जाते हैं ना, तो वहां पे आपको एक ना एक रेंज दिया जाता है कि आप सी के अंदर इस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक मीटर दिया जाता है, और उस मीटर के अंदर एक सुई लगी होती है, निडल, और वो निडल प्रेशर को मेजर करता है।
तो मतलब आपको एक ना बोला जाता है कि इस प्रेशर से नीचे आपको नहीं जाना है डाइव करने। नाउ ऐसा क्यों? हाँ, वो मतलब वार्निंग कंडीशन होती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो होता क्या है कि जैसे ही आप सी के अंदर नीचे जाओगी ना तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, सी के अंदर प्रेशर जो होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। और प्रेशर जब इंक्रीज होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गैस इनहेल करते हैं ना, उसके अंदर नाइट्रोजन भी तो होती है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी हमारे ब्लड में नाइट्रोजन जा रही है क्या? यस। और वो नाइट्रोजन वापस बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे तो वापस नाइट्रोजन जितना अंदर जाएगा उतना वापस नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 79% 80% नाइट्रोजन गैस होती है। बट एक चीज सोचो कि जब हम लोग सी डाइव करने जाएंगे तो वहां पे जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो वहां प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, एंड जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये हमारे वाटर के अंदर, एंड वाटर का यहाँ पे कहने का मतलब मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, तो ये ब्लड में क्या होने लगेगी, जबरदस्ती डिसॉल्व होने लगेगी। क्योंकि ये तो आप बेटा केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो कि गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाने पर वो डिसॉल्व होने लगती है। तो ये पानी के अंदर क्या ब्लड में क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही आप वापस ऊपर आओगे, ठीक है, वापस जमीन पे आने की कोशिश करोगे, तो जैसे जैसे आप क्या होगा ओसी या ओशियन लेवल में ऊपर आओगे, तो ऊपर आने के टाइम ये नाइट्रोजन गैस वापस क्या होगी, बाहर निकलेगी, जो अभी कौन सी फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है। तो ये जैसे ही बाहर निकलेगी तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये बना देगी यहाँ पे बहुत सारे बबल्स, और ये बहुत सारे छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं ये बेसिकली किसके होते हैं, नाइट्रोजन बबल्स। और ये जो ब्लड हमारे बबल्स होते हैं ना नाइट्रोजन के, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, फंस जाएंगे। और ब्लड वेसल्स के अंदर अगर फंस गए, जैसे एग्जांपल कैपिलरी हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर अब हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, लंग्स को, इनको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और फिर फाइनली क्या हो जाती है, डेथ। तो ये ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसके बाद फाइनली क्या हो जाती है, डेथ होती है। सो दैट्स वाई आज के टाइम में हम लोग जो गैस सिलेंडर डाइव करने के लिए जो यूज करते हैं ना, उनके अंदर गैस फिल्ड होती है हीलियम गैस, ठीक है। तो नाउ दीज डेज हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस होता है ना, तो हीलियम गैस यूज्ड इन सिलेंडर। तो ये आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। तो ये कहानी आपको समझ आ गई? तो वापस सुनो, हम लोग क्या करते हैं, सी डाइव करने जाते हैं, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एंड जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे जबरदस्ती नाइट्रोजन गैस, अगर आप लोग इस लेवल से नीचे गए तब, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। एक ये जो रेंज होती है, इस रेंज से मैं नीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या होगी, ब्लड में डिसॉल्व होने लगेगी, और जैसे ही आप वापस ऊपर आओगे तो ऊपर आने पर ये नाइट्रोजन गैस आपके ब्लड से वापस एनवायरमेंट में आने की कोशिश करेगी, तो वहां पे वो हमारे ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं नाइट्रोजन के बबल्स, और ये जो बबल्स होते हैं इन ब्लड वेसल्स को, स्पेशली जो कैपिलरीज होती है ना, उनको ये ब्लॉक कर देगा। तो फिर फाइनली क्या होगा, हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, एग्जाम्पल ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, तो इनको जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता रहता है कि सी डाइव करने के लिए हम लोग एक ऑप्टिमम रेंज रखते हैं, जब उस रेंज से नीचे जाते हैं तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि डेथ हो जाती है, बट ये डेथ एक्चुअली किसकी वजह से होती है, तो आप आंसर देंगे नाइट्रोजन बबल्स की वजह से। इतना क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? तो अभी हम लोग बात करते हैं अगेन हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो
अब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, वो बाइंड हो रहा है, तो इसको अफेक्ट करने वाले मैं फैक्टर की बात कर रही हूँ। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स, और ये अफेक्टिंग फैक्टर में किसकी बात कर रही हूँ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कर्व के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, एक होमवर्क सुनो, आपने भी ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में देखा होगा ना, जहां पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब होमवर्क ये लिखो कि इस ग्राफ के नीचे क्या लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ किस चीज का है, होमवर्क लिखो। मतलब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व है या डिसोसिएशन कर्व है, जरा ग्राफ देखना और फिर मुझे अगली क्लास में बताना। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर, और मैं उस ग्राफ की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली देखो, इसके अंदर मैं आपको चीजें बताऊंगी कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रमोट कौन करेगा, और यहाँ पे इनकी बाइंडिंग को इनहिबिट कौन करेगा। तो ये आप लोग समझ लेना कि प्रमोटिंग फैक्टर और ये हो जाएंगे इनहिबिटरी फैक्टर। देखो यहाँ पे इसमें एक तो हो जाएगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हाई होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। और आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि पहला ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, फिर और ज्यादा बढ़ा देगा, फिर और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो हीमोग्लोबिन बाइंड होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन से। पहली चीज हो गई। दूसरी, पहले मैं आपको इनहिबिटरी पढ़ा देती हूँ। तो इनहिबिटरी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होने पर वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करवा देगा। सो इसीलिए हमको मना किया जाता है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा CO2 गैस होती है, ये तो सबको पता होगा ना। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को जैसे हम शेक करके ओपन करते हैं ना, तो उसमें से गैस निकलती है ना, वो कौन सी है, CO2 गैस होती है। सो बेसिकली यहाँ पे ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत हाई होगा, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में क्या होगा, बहुत ज्यादा CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा देगा। एंड दूसरा, जब हमें एसिडिटी हो जाती है ना, तो एसिडिटी के टाइम थोड़ा चक्कर आने लगते हैं ना, वो ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अगर बहुत ही सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर है, और गैस्ट्रिक अल्सर होंगे तो अब स्टमक के अंदर क्या सिक्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है HCl, और अगर बहुत ज्यादा HCl सिक्रेट हो रहा है तो उसमें से स्मॉल अमाउंट कहाँ पे चला गया, ब्लड में चला गया, और ब्लड में चला गया तो वहां पे ब्लड के अंदर क्या होगा, pH कैसी हो जाएगी, एसिडिक pH हो जाएगी। तो यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया, हाई हो गया। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि pH क्या हो रही है, लो हो रही है। pH लो कहने का मतलब भी क्या हुआ, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। उसके अलावा थर्ड, एक हम लोग जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको एक मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगी, दैट इज द ग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, ग्लिसरिक एसिड सुना है ना, चलो बाद में बताऊंगी। तो एक होता है ग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब आप एक काम करो, उस ग्लिसरिक एसिड के, मैंने क्या बोला था, चलो मैं डायग्राम बना ही देती हूँ। तो देखो ये क्या है, ग्लिसरिक एसिड है, तो ऑब्वियसली एक तो इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और मैंने बोला था 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और बाकी ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो दिस इज द ग्लिसरिक एसिड। अब इस ग्लिसरिक एसिड के अंदर आप सेकंड कार्बन पे बाइंड कर दीजिए एक फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट बाइंड कर दीजिए इसके थर्ड कार्बन पे, तो फिर फाइनली ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट तो डाई फॉस्फो, और लास्ट में आ जाएगा क्या, ग्लिसरिक एसिड।
सो बेसिकली ये भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या करता है, डिसोसिएशन करवाएगा। ये डायग्राम आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आप बस नाम याद रखना। क्या लिखा मैंने, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम लोग और बीपीजी भी बोल सकते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। भाई डाई और बिस एक ही चीज है ना, यहां मैंने लिखा है डाई, यहां मैं लिख रही हूँ बिस, तो डाई बिस सेम थिंग, ठीक है। तो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दीजिए, या फिर 2,3 डाई बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा टेम्परेचर। और आप लोग जानते हो बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस का डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा, तो जैसे हमें जब फीवर आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 40 डिग्री भी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, अगेन चक्कर आने लगते हैं। क्यों, कि ये जो हाई टेम्परेचर है ये भी हीमोग्लोबिन को क्या करवाएगा, ऑक्सीजन को डिसोशिएट करवा देगा। समझ आया पॉइंट। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, इसको डिसोशिएशन फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे हो जाएंगे यहाँ पे डिसोशिएशन फैक्टर। चलो मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे पॉइंट उल्टे कर दो बेटा। देखो एक तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, सॉरी O2 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बाकी ये सारे पॉइंट आप उल्टे कर दीजिए। उल्टे कहने का मतलब यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए, यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए, मतलब pH यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। pH क्या कर दिया, इंक्रीज, क्योंकि हमारे ब्लड का pH कितना होता है, 7.2 टू 7.4 लिख लीजिए, मतलब वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है और होना भी चाहिए। अगर हमारे ब्लड का pH एसिडिक होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा नहीं सकता है। मैं इसका आपको रीजन बताऊंगी, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन के पास, क्या बोला मैंने, अगर हीमोग्लोबिन के पास सामने एक तरफ आपने H+ रख दिया और एक हीमोग्लोबिन के सामने आपने ऑक्सीजन रख दिया, पता है ये ज्यादा किसके साथ बाइंड करेगा, तो ये ज्यादा बाइंड करेगा किसके साथ, H+ के साथ, ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा अब क्या, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिन का बन गया एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो ये चीज होती है, तो समझ आ ही गया होगा। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी प्रोटॉन के लिए भी ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन। एक तो हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड, अब दूसरा मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे H+, क्या, तो यहाँ पे pH क्या होता है, एसिड एल्कलाइन pH हो रहा है, तो वो एसोसिएशन को प्रमोट करेगा। नाउ ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपसेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लो। अब लो टेम्परेचर का मतलब 4 डिग्री 5 डिग्री नहीं बोल रही हूँ, लो टेम्परेचर का मतलब जो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये प्रमोट करता है इसकी बाइंडिंग को, ठीक है। चलो तो ये सारे पॉइंट उधर रिवर्स कर देना। अब इस चीज को मैं आपको बहुत ही एक सिंपल डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन का ये क्या साइट होता है, दिस इज सबस्ट्रेट साइट। जैसे हम पढ़ते हैं ना एंजाइम, तो एंजाइम के अंदर जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट साइट। तो इस सबस्ट्रेट साइट के ऊपर कौन आके बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें आपकी बायोमोलिक्यूल के अंदर फिर रिपीट होगी, आप इसको यहीं पढ़ के खत्म कर दीजिए। अब हमने बोला था कि ये चीजें जो है इसकी दुश्मन होती है, बाइंडिंग नहीं होने देगा। ऐसा क्यों, या फिर हम बोलेंगे कि इसका ये डिसोसिएशन करवा देगा। तो यानी इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास एक सबस्ट्रेट साइट को छोड़कर कोई अलावा साइट भी होती है। तो अलावा मतलब डिफरेंट, और साइट मतलब क्या हो जाएगा, स्टेरिक। तो ये हो जाएगा क्या, एलोस्टेरिक साइट। जैसे ऑटो और एलो सुना होगा, ऑटो मीन्स सेम, एलो मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट
एलोस्टेरिक साइड पे यहाँ बाइंड हो सकता है CO2, यहाँ बाइंड हो सकता है H+, और यहाँ बाइंड हो सकता है हमारा BPG। BPG मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब इसकी एलोस्टेरिक साइड पे जब बाइंड होते हैं, या इन तीनों में से कोई एक भी अगर बाइंड हो गया, कहाँ पे, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होगा, तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसका वो कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर देंगे। तो प्रोटीन का अगर शेप चेंज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सबस्ट्रेट साइट होती है वो भी चेंज हो जाएगी, और अगर सबस्ट्रेट साइट चेंज हो गई तो उस केस में फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पढ़ाने वाली हूँ बोहर फिनोमिनल्स। अब ये बोहर्स इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, एटम वाले चैप्टर के अंदर। हाँ, तो एक बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे भी आ जाते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स ये कहते हैं कि अगर ब्लड के अंदर यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, या BPG का कॉन्सेंट्रेशन अगर अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन करवा देगा। तो जो ग्राफ हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वो ऐसा होता है, सिग्मोइड ग्राफ होता है ना। तो अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। तो ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, बोलो बोलो। तो ये सारी चीजें जो है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर रही है। तो इसका मतलब अब हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है तो आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एफिनिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, ये शिफ्ट हो जाता है, और इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो बताओ ये चीज अच्छी है या बुरी चीज है? मतलब ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, H+ का हाई कंसंट्रेशन, ये तो बहुत खराब लोग हो गए ना, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा रहे। हटो तुम ऑक्सीजन, क्या कर रहे हो हीमोग्लोबिन के साथ, निकलो यहाँ से। तो ये अच्छी चीज है या बुरी? ये बेटा अच्छी चीज है। कैसे? देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। बट हीमोग्लोबिन जब ये टिश्यू के पास पहुंच जाए तो वहां पे जाके उसको ऑक्सीजन रिलीज भी तो करना है। समझ आया? तो टिश्यू लेवल के ऊपर ऑक्सीजन को रिलीज करवाने के लिए टिश्यू के अंदर ज्यादा क्या होते हैं, तो टिश्यू के पास CO2 ज्यादा होती है, जो हमको पता है, क्योंकि सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है। तो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका प्रोडक्ट होता है CO2 गैस होती है। तो हम बोलेंगे सेल्स के अंदर या फिर टिश्यू में ऑब्वियसली CO2 ज्यादा होती है, और वहां पे क्या होगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं समझाऊंगी ऐसा क्यों। टिश्यू लेवल पे आपको H+ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और ये भी ज्यादा होता है। और ये तो छोड़ ही दो, ये सारी चीजें अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो ये आपको बोहर इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, ये बोहर इफेक्ट हमको मिलता है एट टिश्यू लेवल। ये बोहर इफेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, एट टिश्यू लेवल। तो मैं पहले जब बच्चों को पढ़ाती थी ना, तो वो इस इफेक्ट के बारे में बहुत खराब सोचते थे, वो कि ये तो बहुत खराब है, ये तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा रहा है। अरे भाई, करवाना भी तो है, हमारा बेसिक टारगेट हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड थोड़ी ना करवाना है, हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है, ताकि वो टिश्यू के पास जाके क्या करे, ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। समझ आया? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है इसमें अफेक्टिंग फैक्टर, और इसमें अफेक्टिंग फैक्टर के आगे लिख लेना कौन सा, उस ग्राफ का नाम लिख लेना कि मतलब किसको अफेक्ट कर रहा है। और तुम्हें पता है इस डायग्राम के थ्रू मैंने बड़ी स्मार्टली आपको एक चीज समझा दी है। पता है मैंने क्या समझाया है,
कि यहाँ पे जहाँ हीमोग्लोबिन के साथ जहाँ ऑक्सीजन बाइंड होता है ना, वहां पे CO2 बाइंड नहीं होती है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन एक अलग साइड पे बाइंड, ऑक्सीजन एक अलग साइड पे बाइंड होता है और CO2 भी एक अलग साइड पे बाइंड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नहीं समझ आया? चलो छोड़ो इसको। तो इतना क्लियर हो गया। ये वैसे भी हम लोग बायोमोलिक्यूल के अंदर एक बार फिर वापस रिवाइज करेंगे, पर वहां पे मैं इतना टाइम नहीं दूंगी समझाने में, उसको मैं बोल दूंगी ऐसे कि ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, और मैं सीधे आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो याद रखना। और एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? सबस्ट्रेट साइट को छोड़कर अगर कोई और अलावा अगर साइट हो तो अदर देन सबस्ट्रेट साइट, ठीक है, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट। तो ध्यान रखिएगा कि CO2H+ और BPG ये कहाँ पे बाइंड होते हैं? ये बाइंड होते हैं एलोस्टेरिक साइट पे, और इनके बाइंडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन का जब कॉन्फॉर्मेशन, जब उसका शेप चेंज होगा तो ये जो ऑक्सीजन होगी वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं? P50 वैल्यू को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ये मैं अब आपको नहीं समझाऊंगी, ओके। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो वैसे हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है ना पढ़ ही लिया है। तो मैंने जब आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाया था ना, तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो ये कहानी थी हमारे प्यारे हीमोग्लोबिन के बारे में, जो 10th के NCERT में दिया हुआ है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन को लंग से पैरों तक पहुंचने में 3 साल लग जाते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होती है, ठीक है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज की, सॉरी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बस इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें मुझे आपको एक तो रेगुलेशन पढ़ाना है और कुछ डिजीज के बारे में पढ़ानी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, तो देखो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसमें हम एक बात करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल आप कॉपी के 2 पेज होंगे, एक तरफ आप ऑक्सीजन का लिखना और एक तरफ आप CO2 का ट्रांसपोर्टेशन लिखना। नोट्स अच्छे से बनाया करो, क्योंकि नोट्स अच्छे होते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो एक तो ट्रांसपोर्ट होगी कौन सी? डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर, और डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन का कितना % ट्रांसपोर्ट होता है? तो 3% ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकंड ट्रांसपोर्ट करेगा बाय आरबीसी, और आरबीसी के अंदर कौन? मैं बात कर रही हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट करेगा कितना? 97%। और बाकी कहानी हम लोग सारी पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं CO2 ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो यहाँ पे होता है डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे CO2 का टोटल CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 7% डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होता है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ओनली 3% के फॉर्म में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो CO2 से कम सॉल्युबल होती है, या फिर हमने ऐसा लिखा था कि CO2 जो होती है वो 20 से लेकर 25% ज्यादा पानी में सॉल्युबल होती है। तो ये हो जाएगा डिसॉल्व फॉर्म। फिर दूसरा आ जाएगा इसके अंदर क्या? बाय हीमोग्लोबिन। एक मिनट, हीमोग्लोबिन तो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंड अराउंड 23% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन,
मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। और थर्ड जो होता है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। कौन सा? बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा टोटल? 70%। तो 23 प्लस 7 प्लस 70 कितना हो गया? 100%। तो देखो ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि CO2 जो होती है पानी के अंदर गैसियस फॉर्म में डिसॉल्व हो जाती है। हमने बोला था कि वो ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली 20 से लेकर 25% ज्यादा सॉल्युबल होती है। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो अब मान लो कि ये आपके पास क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये चीज क्या है? दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज सेल। तो अब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे होती है इसके अंदर आरबीसी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? आरबीसी होती है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होगी। और ये CO2 कहां से आएगी? रेस्पिरेशन से। जहां से आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि ग्लूकोज बर्न होता है। तो ग्लूकोज जब बर्न होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा। अब ये CO2 कहाँ गया? ब्लड से। और ब्लड से कहाँ गया? आरबीसी के अंदर। कौन? CO2। एक सेकेंड, मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना होगा। देखो आरबीसी कैसी होती है? आरबीसी होती है बाइकॉन्केव। तो मैंने बनाया भी कैसा है? बाइकॉन्केव। तो दिस इज आरबीसी एंड ये हमारी हो गई कौन? ब्लड वेसल्स। अच्छा अब मुझे चीज बताओ, जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है ना उसको आप लोग क्या बोलते हो? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो नाउ देखो अब, तो ये कौन है? CO2। फिर ये कौन है? वाटर। और CO2 और वाटर दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा क्या? बाइकार्बोनिक एसिड। और बाइकार्बोनिक एसिड जो होता है वो अब क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड जो होगा वो वाटर के अंदर क्या मतलब क्या रिलीज करेगा? H+ आयन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो अब यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन होंगे ये आरबीसी से बाहर निकल जाएंगे। मैं आरबीसी की बाउंड्री एक बार फिर बना देती हूँ। ठीक है। तो ये मान लो आरबीसी है। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन होंगे ये कहां पे आ गए? ये आ गए कहां पे? प्लाज्मा के अंदर। चलो तो अब यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके फॉर्म में होगा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और ये बाइकार्बोनेट आयन बना कौन रहा है? तो ये बना रहा है आरबीसी। तो इसका मतलब आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। क्लियर हो गया? अब तुम एक चीज सोचो कि ये यहाँ पे CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन जो है, सॉरी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन वो आरबीसी में क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होगा? कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड जो है वो इस बाइकार्बोनेट आयन को बनाएगा भी और इस बाइकार्बोनेट आयन को डिसोशिएट भी करवाएगा। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। और ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। और होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि CO2 जो होती है वो बॉडी से जल्दी बाहर निकले। ठीक है। तो इसलिए इसको जल्दी से बाइकार्बोनेट आयन बना दो। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पहुंच गए? अब ये पहुंच जाएंगे ब्लड की प्लाज्मा में, डिसॉल्व हो गए। और डिसॉल्व होने के बाद में ये पहुंच जाएंगे लंग्स के पास। अब लंग्स के पास जाने के बाद क्या होगा? अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये वापस एंटर होंगे कहाँ पे? आरबीसी के अंदर।
और आरबीसी के अंदर ये वापस H+ के साथ बाइंड होंगे और H+ के साथ बाइंड होके ये वापस बनाएंगे बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड जो है वापस डिसोशिएट हो जाएगा CO2 और वाटर के अंदर और ये CO2 वापस यहाँ पे चली जाएगी लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे सेल की जगह आप डायग्राम किसका बनाओगे, सेल की जगह डायग्राम आप बनाओगे लंग्स का। मैं एक बार इस डायग्राम को वापस बनाती हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कुछ है नहीं। तो हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है सेल या फिर टिश्यू और इस टिश्यू में होता है क्या है, रेस्पिरेशन। तो इसके रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गई ब्लड वेसल्स और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या होता है, तो ये होता है आरबीसी जो बाइकॉनकेव होता है, बट मुझे जगह चाहिए तो मैंने इसको स्फेरिकल बना दिया है। और ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ब्लड का, तो ब्लड के लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ तो ब्लड के लिक्विड को बोला जाता है प्लाज्मा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लाज्मा वाला पार्ट हो जाएगा। एंड ये चीज मैंने क्या बनाई है, दिस इज ब्लड वेसल्स। ये क्लियर हो गया। नाउ आगे देखो वापस, तो ये जो CO2 है ये कहाँ पे एंटर हुई, ये एंटर हुई ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल से कहाँ जाएगी, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करने के बाद बनाएगा ये कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है और इस रिएक्शन को गवर्न करेगा कौन, इसको कैटलिस्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर हो गया। अब हम बोलते हैं कि जो एसिड होता है वो पानी के अंदर कभी भी एसिडिक फॉर्म के अंदर नहीं रहता है, वो पानी के अंदर जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा या फिर डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, H+ आयन रिलीज कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये चीज हो गया, यहां से ये H+ आयन रिलीज हो गए, यहां से ये H+ आयन क्या हो गए, रिलीज हो गए। एंड बाकी क्या रिलीज हो गया, बाकी यहाँ पे HCO3-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ चला जाएगा, तो ये चला गया यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर। और हमने बोला था कि 70% जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन सी फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। अब तुम ये सोचोगे कि आरबीसी के अंदर अगर मान लो कि ये क्या हुआ, माइनस चार्ज जितना बाहर जाएगा तो अंदर बचा कौन, अंदर तो बच गया H+। तो आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ही एक आयोनिक डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्टर्बेंस। तो जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में मूव करेंगे उतने ही कोई नेगेटिव चार्ज को वापस आपको आरबीसी के अंदर भेजना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आयोनिक बैलेंस करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज बाहर गया है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर मूव करेंगे। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाएगा इसको, क्लोराइड शिफ्ट, जो एक साइंटिस्ट ने दिया था हैमबर्गर। अब बर्गर की याद सबको आ रही होगी ना, हाँ, तो हमारा बर्गर हैमबर्गर, तो ये हो जाएगा हैमबर्गर फिनोमिनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इतना समझ आ गया। तो अब ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि ये आरबीसी होती है और आरबीसी जब यहाँ पे सेल के पास पहुंचेगी तो इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसका भी तो डिसोसिएशन करवाना है। याद है आपको, मैंने एक चीज बोली थी अभी, क्या कि ये जो H+ आयन है
ये बाइंड होगा अब किसके पास, ये H प्लस आयन अब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ये बन जाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड, और यहां से O2 रिलीज हो जाएगी, और ये O2 कहां चली गई, सेल के पास। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि H प्लस आयन जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन के सामने आप H प्लस आयन को रख दो और ऑक्सीजन को रख दो तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और H प्लस को रिसीव कर लेगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये बन जाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्लियर? अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये अब ट्रांसपोर्ट होगा कहां पे, आरबीसी के साथ। एक मिनट रुक जाओ, अभी आपको एक चीज मुझे और बतानी है। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और 70% ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन। बाकी मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 के साथ में भी ट्रांसपोर्ट होता है, ओ सॉरी, CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस स्टेप को मैं यहां लिख देती हूँ। तो ये कौन है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, तो हीमोग्लोबिन बना होता है अमाइनो एसिड का। तो जो अमाइनो ग्रुप होगा, तो हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है। तो इसमें से मैं NH2 ग्रुप को अलग से शो कर रही हूँ। क्लियर हो जाएगा? तो दिस इज NH2 ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे बाइंड होगा कौन, CO2। तो ये कुछ इस तरीके से बाइंड होगा, ये बन जाएगा हीमोग्लोबिन NH2 और CO, या फिर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CO CO2 NH और हीमोग्लोबिन। तो इसको बोला जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये इस फॉर्म में इसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और जब ये हीमोग्लोबिन कहां पहुंचेगा, लंग्स के पास। तो लंग्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में ये हीमोग्लोबिन जो होगा वो CO2 को रिलीज कर देगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो CO2 को डिसोशिएट करवा देगा फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो ये CO2 फिर क्या हो जाएगी, लंग से बाहर निकल जाएगी। तो अब मैंने आपको एक चीज बोली बेटा कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवा देते हैं। इसका उल्टा मैंने अब ये बोला है कि जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये क्या कर देगा, CO2 का डिसोसिएशन करवा देगा। तो यानी सिंपली मैं अगर बोलूं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया। ये अगर ज्यादा है, ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्या होता है, ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवा देगा। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज हो जाती है, और वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे। ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा जो डिसोशिएट होगा, और इसको डिसोशिएट भी कौन करवा रहा है, कार्बोनिक एसिड। और फिर यहाँ पे H प्लस रिलीज होंगे, और ये जो H प्लस है ना ये क्या करवा देंगे, इसको डिसोशिएट करवा देंगे। ये समझ आ गया? ये चीज तो आपको कहां पे मिलेगी, एट टिश्यू लेवल। ये कहां पे मिलेगा आपको, टिश्यू लेवल के पास मिलेगा। अब बात करते हैं लंग्स के पास। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन करवा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये हो जाएगा कार्ब NH ग्रुप और एक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो इसको बोला जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो यहां से हीमोग्लोबिन और CO2 अलग हो जाएगी। समझ आ गया? इसको शायद हमने कभी बोहर फिनोमिनन लिखा था, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट पढ़ाया था ना कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है,
तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा देता है। तो दिस इज बोहर इफेक्ट, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, टिश्यू लेवल पे मिलेगा। और हम बोलेंगे लंग्स के पास क्या होता है, इसका उल्टा बोलो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो क्या करवा देगा, यहाँ पे CO2 को रिलीज करवा देगा, तो इसका डिसोसिएशन करवा देता है। तो इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ये हो जाएगा क्या, हेल्डेन इफेक्ट। तो क्या आपको समझ आ गया, मैं ऐसा मान लूं कि आपको समझ आ गया, ठीक है। तो वैसे आज की कहानी इतनी ही पढ़नी थी। तो ये हमारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी सारा कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के बाद, बट स्मॉल अमाउंट के अंदर ऑल्सो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में भी। तो ये जो प्लाज्मा है ना लिक्विड, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। चलो, तो अब ये चीजें जो है जब लंग्स के पास पहुंचेगी तो आप इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। उल्टा कैसे, लंग्स के पास जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे H+ रिलीज हो जाएगा। सॉरी, मुझे उल्टा बोलना था। हम बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, जब ये चीजें लंग्स के पास जाएगी तो आपको सारी रिएक्शन उल्टी करनी है। लंग्स के अंदर क्या होता है, वहां पे ये CO2 बाइकार्बोनेट आयन जो है वापस एंटर करेंगे कहाँ पे, आरबीसी के अंदर, तो क्लोराइड आयन वापस बाहर निकल जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट आपको मिलेगा लंग्स के पास में। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे H+ के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तो ये हीमोग्लोबिन H+ को रिलीज कर देगा, और ये हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये तो बन गया ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और ये क्या रिलीज हो गया, H+। और H+ और बाइकार्बोनेट आयन वापस बाइंड होके बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। ये काम भी कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और फिर उसके बाद में बाइकार्बोनेट आयन जो सॉरी कार्बोनिक जो एसिड होगा वो यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा CO2 और वाटर के अंदर, तो CO2 वापस रिलीज हो जाएगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो ये सिंपल सी कहानी थी, कोई ज्यादा टफ है नहीं। अगर आपको टफ लग रही है तो वापस देख लो इसको, वीडियो को। तो यही तो खास बात है बेटा ऑनलाइन क्लासेस की, जिसको पढ़ना हो तो वीडियो 2 बार देख लो, कितना अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी एंड स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा, एंड स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा। और ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। अब ये दुनिया की एंजाइम हमने बहुत बात की है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम ऑन अर्थ, रूबिस्को। फिर हमने पढ़ा था लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेस, स्मॉलेस्ट एंजाइम पेरोक्सीडेस, और अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, फास्टेस्ट एंजाइम। ठीक है, चलो, तो जहां दिक्कत है तो एक बार वीडियो वापस देख लो, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।